13 अप्रैल 1919, एक दिन जो खून, आंसुओं और एक राष्ट्र की अटूट हिम्मत से लिखा गया। जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब का एक छोटा सा बगीचा भारत के इतिहास में सबसे काला अध्याय बन गया। एक नरसंहार जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आज़ादी की चिंगारी को और भड़का दिया। आज हम जलियांवाला बाग नरसंहार की पूरी कहानी जानेंगे, उसकी त्रासदी, उसका दर्द, उसका असर और एक ऐसे शख्स की अनसुनी कहानी जिसने एक साम्राज्य को ललकारा। साथ ही हम बात करेंगे एक नई बॉलीवुड फिल्म केसरी चैप्टर 2 की, जिसमें अक्षय कुमार सर शंकरन नायर का किरदार निभा रहे हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल टॉप क्राइम स्टोरीज पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले नई वीडियो की खबर मिलती रहे। अब चलिए वापस चलते हैं 1919 में और जानते हैं जलियांवाला बाग की सच्चाई। कल्पना कीजिए 1919 का भारत, ब्रिटिश साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर है, करोड़ों भारतीयों पर हुकूमत कर रहा है। पहला विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है। भारतीयों ने इस युद्ध में सैनिक, पैसा और संसाधन दिए, यह सोचकर कि शायद अब ब्रिटिश हमें कुछ आज़ादी देंगे, शायद स्वराज की एक और कदम बढ़ेगा। लेकिन इसके बदले हमें क्या मिला? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक इस तरह से तमाचा था, इस कानून ने ब्रिटिशों को बिना मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करने, विरोध को कुचलने और आवाज को दबाने की ताकत दी। सोचिए एक ऐसे देश में जीना जहां अपनी बात कहने की सजा जेल हो। जाहिर है इसने पूरे भारत में गुस्सा भड़का दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, आज़ादी, इंसाफ और सम्मान की मांग करने। और इस जज्बे का केंद्र था अमृतसर, पंजाब। अमृतसर उस समय एक जीवंत शहर था, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का त्यौहार था, सिखों के लिए खुशी और एकजुटता का दिन। उस दिन वहाँ हिंदू, मुस्लिम और मुख्य रूप से सिख, हर समुदाय के 1000 लोग शहर में जमा हुए थे, कुछ त्यौहार मनाने तो कुछ रॉलेट एक्ट और दो स्थानीय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किल्चू की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने। पर उन्हें क्या पता था, यह दिन एक भयानक सपने में बदल जाएगा। जलियांवाला बाग एक छोटा सा बगीचा था, करीब 200 गज लंबा चौड़ा, चारों तरफ ऊंची दीवारें और सिर्फ कुछ संकरे रास्ते। उस दोपहर 15,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे जमा थे, पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग। कुछ विरोध कर रहे थे और कुछ बस त्योहार का मजा ले रहे थे। यह एक शांतिपूर्ण भीड़ थी, निहत्थी और बेखबर उस तूफान से जो आने वाला था। तभी एंट्री होती है ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर की, पंजाब में तैनात एक ब्रिटिश अधिकारी। डायर को जैसे इस सभा की खबर मिली, उसने इन सबको सबक सिखाने का मौका समझा और बिना किसी चेतावनी के वो 50 सैनिकों के साथ बाग में घुसा और सभी के पास राइफलें थी। शाम करीब 5:15 बजे उसने अपने सभी सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। 10 मिनट तक गोलियां चलती रही। भागने की कोई जगह नहीं थी, छिपने का कोई ठिकाना नहीं था। संकरे रास्ते सारे बंद थे और ऊंची दीवारों ने भीड़ को कैद कर लिया। मर्द अपनी पत्नियों और बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। माएँ अपने बच्चों को सीने से चिपकाए खड़ी थी। कुछ लोग गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद गए, लेकिन वहां पर वो सभी डूब गए और या फिर वो दम घुटकर मर गए। ब्रिटिशों ने 1650 राउंड गोलियां चलाई और जब वो रुके तो पूरी जमीन खून से लाल थी। पीड़ितों में सभी समुदाय के लोग थे। ब्रिटिश रिकॉर्ड कहते हैं कि 389 लोग मरे और 1200 घायल हुए, लेकिन भारतीयों का अनुमान है कि मरने वालों की संख्या 1000 से भी ज़्यादा थी। सच्चाई यह है कि हमें कभी भी सही आंकड़ा पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि ब्रिटिशों ने लाशें गिनने की जहमत ही नहीं उठाई। उन्होंने घायलों को रात भर तड़पने के लिए छोड़ दिया, ऊपर गिद्ध मंडराते रहे। यह सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, बल्कि यह जानबूझकर की गई एक क्रूरता थी, जिसका मकसद था एक राष्ट्र की आत्मा को तोड़ना। जलियांवाला बाग नरसंहार सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, यह एक टर्निंग पॉइंट था। सोचिए उस दर्द को जब लोग अपनों को खो बैठे, माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को फिर कभी नहीं देखा, बच्चे जो एक पल में अनाथ हो गए। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली और पूरा भारत गम और गुस्से में डूब गया। यह सिर्फ अमृतसर की बात नहीं थी, यह हर उस भारतीय की कहानी थी जो उपनिवेशक दमन का बोझ ढो रहा था। इधर रविंद्रनाथ टैगोर, भारत के प्रिय कवि, इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। उन्होंने कहा कि वे उस साम्राज्य का सम्मान नहीं सह सकते जिसने ऐसी बर्बरता की। महात्मा गांधी, जो कभी ब्रिटिशों के साथ सहयोग में विश्वास रखते थे, इस नरसंहार को देखकर समझ गए कि इस साम्राज्य पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इस घटना ने उनकी अहिंसक आंदोलन की नींव रखी, जिसने लाखों लोगों को आज़ादी की लड़ाई में जोड़ा। आज भी जब आप जलियांवाला बाग जाते हैं तो उस दिन का दर्द महसूस होता है। दीवारों पर गोलियों के निशान, वह कुआं जिसमें इतने सारे लोग मारे गए,
ये सब उन लोगों की गवाही है जिन्होंने इंसाफ के लिए अपनी जान दे दी। ये हमें याद दिलाता है कि हम कितना आगे आए हैं और उन बलिदानों के कितने आभारी हैं। आपके लिए यह कहानी क्या मायने रखती है, नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। अब बात करते हैं एक ऐसे नायक की जिसकी कहानी ज़्यादातर लोग भूल चुके हैं। सर शंकरन नायर 1857 में केरल के पलक्कड़ जिले में जन्मे। नायर एक महान वकील और राष्ट्रवादी सिद्धांतों के पक्के इंसान थे। वह कोई साधारण वकील नहीं थे। 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने और वायसराय कार्यप्रणाली के परिषद के सदस्य रहे। उस समय एक भारतीय के लिए सबसे ऊंचा पद। लेकिन जब जलियांवाला बाग की खबर उन तक पहुंची तो सब कुछ बदल गया। नायर को ब्रिटिशों ने नाइट की उपाधि दी थी। वह सत्ता के गलियारों में सम्मानित थे, फिर भी वह चुप नहीं रहे। इस नरसंहार ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। विरोध में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो उस समय अकल्पनीय था। उन्होंने वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया, अपनी प्रतिष्ठा और पद को देश के लिए बलिदान में दे दिया। नायर यहीं नहीं रुके। 1922 में उन्होंने गांधी एंड एनार्की नाम की एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने माइकल ऑडवायर, उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर, पर नरसंहार को बढ़ाने का सीधा आरोप लगाया। यह किताब एक बम की तरह थी। ऑडवायर, जो अब इंग्लैंड में था, उसने नायर के खिलाफ लंदन में मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। सोचिए, एक भारतीय वकील ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनकी अपनी अदालत में, जहां जज और जूरी दोनों अंग्रेज थे। यह मुकदमा ऑडवायर वर्सेस नायर उस समय की सबसे बड़ी खबर बन गया। नायर सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वह जलियांवाला बाग की सच्चाई को दुनिया के सामने ला रहे थे। ब्रिटिश चाहते थे कि वह चुप हो जाएं, लेकिन नायर की हिम्मत ने इस मुकदमे को भारत के पक्ष में एक बड़ा मंच बना दिया। हालांकि कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया और $500 का जुर्माना लगाया, लेकिन कमाल की बात देखिए, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने जुर्माना भरा और आखिर तक अपने हर शब्द पर डटे रहे। उनकी इस हिम्मत ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और ब्रिटिशों को बैकफुट पर लाकर रख दिया। 1934 में सर शंकरन नारायण का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उन्होंने हमें सिखाया कि इंसाफ आराम करने से नहीं मिलता, उसे हासिल करने के लिए खड़ा होना पड़ता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, हमको हर हाल में अपनी लड़ाई पूरी ताकत के साथ जारी रखनी चाहिए। उनकी ये कहानी हमें याद दिलाती है कि एक आवाज़, एक साहसी कदम इतिहास बदल सकता है। और अब एक नई फिल्म के जरिए यह कहानी सिनेमाघरों में आने वाली है। दरअसल हम बात कर रहे हैं केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग। यह फिल्म 18 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली है। यह एक ऐतिहासिक ड्रामा है और सर शंकरन नायर की इंसाफ की लड़ाई को बड़े पर्दे पर लाएगी। करण सिंह त्यागी के निर्देशन में और धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार सर शंकरन नायर का किरदार निभा रहे हैं। साथ में आर माधवन और अनन्या पांडे भी अहम रोल में हैं। अगर आपको 2019 की केसरी में अक्षय कुमार का हवलदार ईश्वर सिंह का किरदार पसंद आया, जिसमें उन्होंने सारागढ़ की लड़ाई दिखाई, तो यह फिल्म आपके लिए खास होगी। इस बार वह तलवार नहीं बल्कि कलम और सच्चाई की ताकत से लड़ रहे हैं। केसरी चैप्टर 2 का टीजर आपको झकझोर देगा। यह शुरू होता है नरसंहार की आवाजों से, बिना किसी दृश्य के, सिर्फ चीखें और गोलियों की गूंज। अक्षय कुमार शंकरन नायर के रूप में नजर आते हैं, एक दृढ़ और निडर वकील जो ब्रिटिश जज के गुलाम कहने पर जवाब देता है, जो आपको भूलने नहीं देगा। आर माधवन इस फिल्म में नेविल मैककिलनी का किरदार निभा रहे हैं, एक ब्रिटिश वकील जो नायर के साथ कोर्ट में भिड़ता है। इन दोनों का टकराव 2025 की धमाकेदार सिनेमाई जंग माना जा रहा है। अनन्या पांडे दिलजीत गिल का किरदार निभा रही हैं, एक युवा पंजाबी वकील जो नायर से बहुत ज्यादा प्रेरित होती है। वह इस पुरुष प्रधान कानूनी दुनिया में एक नया रंग ला रही है। यह फिल्म रघु पारट की किताब द केस दैट शॉक्ड द एम्पायर पर आधारित है, जो नायर के पड़पोते हैं। मुझे इस फिल्म की सबसे खास बात यह लगी कि केसरी चैप्टर 2 सिर्फ नरसंहार को नहीं दिखाती, बल्कि यह उसके बाद की लड़ाई, इंसाफ की मांग और एक राष्ट्र पर बड़े पर्दे को उजागर करती है। अक्षय ने खुद कहा कि यह किरदार उनके लिए बहुत खास है। उनके पिता का जन्म जलियांवाला बाग के पास हुआ था और वह इस त्रासदी की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए हैं। एक प्रेस इवेंट में उन्होंने ब्रिटिश सरकार और किंग्स चार्ल्स से इस फिल्म को देखने और सच्चाई को स्वीकार करने की अपील की। यह बताता है कि यह कहानी कितनी ताकतवर है। पहला गाना ओ शेरा तीर ते ताज आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यह देशभक्ति और भावनाओं से भरा हुआ है। मनमोहन वारिस की आवाज और संतर के संगीत में यह गाना नायर को खून से सना बाग देखते हुए दिखाता है, जिसमें नरसंहार की झलकियां हैं। नेटिजन्स इसे मास्टरपीस बता रहे हैं, कुछ इसे केसरी के तेरी मिट्टी से भी तुलना कर रहे हैं। यह फिल्म एक ऐसा अनुभव होने वाली है जो आप वर्षों तक भूल नहीं पाएंगे। 106 साल बाद जलियांवाला बाग आज भी क्यों मायने रखता है? क्योंकि यह सिर्फ हार की कहानी नहीं है, यह एक हिम्मत की कहानी है। यह आम लोगों की कहानी है जिन्होंने एक साम्राज्य का सामना किया, उन नेताओं की जैसे शंकरन नायर ने जिन्होंने चुप रहने से इनकार किया,
और उस राष्ट्र की जो त्रासदी से उठकर आज़ादी तक पहुंचा। केसरी चैप्टर 2 इस इतिहास को नई पीढ़ी तक ला रही है, हमें याद दिला रही है कि इंसाफ की लड़ाई आसान नहीं होती। तो आइए जलियांवाला बाग के शहीदों को याद करें, सिर्फ आंसुओं से नहीं बल्कि कर्मों से। उनकी कहानियां सीखें, उनके साहस को साझा करें, उनकी आत्मा को जिंदा रखें और ऐसी फिल्मों का समर्थन करें जैसे केसरी चैप्टर 2, जो सच्चाई को बयान करने की हिम्मत करती है, चाहे इस कहानी को सुनना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि जलियांवाला बाग और सर शंकरन नायर की कहानी ने आपको उतना ही छुआ होगा जितना मुझे। क्या आप केसरी चैप्टर 2 के लिए उत्साहित हैं? क्या आपको लगता है कि ये फिल्म इतिहास के साथ न्याय करेगी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला या कुछ महसूस हुआ तो लाइक का बटन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।